हेलो गाइस। तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर सीओपीडी मैनेजमेंट पार्ट। तो इसमें थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ वापस, ठीक है। और कुछ जो पॉइंट रह गए हैं वो मैं कवर इसमें करने वाला हूँ, ठीक है। तो सीओपीडी आपने डायग्नोस कर लिया, उसके बाद में सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन बोल सकते हो या चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है ब्रोंकोडायलिटिस, ठीक है। इन आस्थमा देर आर इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड बट इन सीओपीडी दीज आर ब्रोंकोडायलिटिस। तो आप साबा मतलब शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन प्रीफर्ड कौन सा है अकॉर्डिंग टू गोल्ड? लॉन्ग एक्टिंग, इसको अपन लाबा बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स एग्जांपल के लिए फॉरमेटरॉल, ठीक है, इंडाकेटरॉल, ये सब होते हैं, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग साल्बुटामोल शॉर्ट एक्टिंग आता है, तो मेनली जो प्रीफर्ड है वो लॉन्ग एक्टिंग है। इसके अलावा डबल थेरेपी इज मोस्ट रिकमेंडेड, इसके अंदर अपन लामा भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट जिसमें आता है आपका टायोट्रोपियम, ठीक है, एंड ग्लाइकोपाइरोनियम, आजकल नया एक आ गया ग्लाइकोपाइरोनियम, तो वो ऐड कर रहे होते हैं। कई लोग जो मैंने एक चीज़ कवर की थी यहाँ पे कि कई लोग जो ऑलरेडी लाबा विद आईसीएस आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने अच्छे से आपको बताया था कि सिम्टम कंट्रोल है, अच्छा खासा एग्जर्बेशन नहीं है, तो यू कैन कंटिन्यू, ठीक है। एग्जर्बेशंस है लेकिन सिम्टम उतना नहीं है, एग्जर्बेशन हुआ था उसको लास्ट ईयर में, लेकिन सिम्टम उतना नहीं है, खाली एग्जर्बेशन की अपन बात करें तो आप उसको स्विच कर सकते हो, आईसीएस की जगह आप उसको लाबा लामा कर दो, लेकिन सिम्टम कंट्रोल नहीं है और आपका जो ईओसिनोफिलिक काउंट है 300 से ज़्यादा आ रहा है, एग्जर्बेशंस भी हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे ट्रिपल थेरेपी आप करते हो, उसमें आपने लामा ऐड कर देना है। लाबा आईसीएस पहले से था, लामा ऐड कर देना है। तो फार्मेकोथेरेपी की मैं आगे और बात करूं तो क्या क्या और ड्रग्स है जो अपन यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑगमेंटेशन थेरेपी, ठीक है, इतना कॉमन नहीं है, इंडिया में भी उतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी एविडेंस भी बोला इन्होंने। इंट्रावीनस ऑगमेंटेशन थेरेपी होती है, वो देते हैं हम किसके लिए? स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ एम्फाइसीमा, ठीक है, जो 45 ईयर से एज कम वाले में यूजुअली होता है ये, ठीक है, जिनमें एम्फाइसीमा प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सीओपीडी यहाँ पे होगा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के कारण जो हो रहा है। फिर आता है एंटी टस्सिव, जो अपन कफ सिरप्स में यूज करते हैं, एंटी टस्सिव आता है, जैसे एम्ब्रोक्सोल वगैरह हो गए। तो यहाँ पे कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि इसमें कोई काम करेगा, डिजीज के लिए नहीं होता वो, खाली खांसी के लिए हाँ आपका सप्रेसेंट की तरह आप उसको यूज कर सकते हो। वेजोडाइलिटिस की बात करें तो वेजोडाइलिटिस डू नॉट इम्प्रूव आउटकम्स इन में वर्सन ऑक्सीजनेशन, तो यहाँ पे आपको वेजोडाइलिटिस यूज नहीं करने हैं, ठीक है, कोई आउटकम को इंप्रूव नहीं करे। ओपियोइड्स की बात करें, लो डोज लॉन्ग एक्टिंग ओरल एंड पेरेंटल ओपियोइड्स में बी कंसिडर्ड फॉर ट्रीटिंग डिस्निया इन द सीओपीडी पेशेंट विद सीवियर डिजीज, एविडेंस भी है लेकिन फिर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कोई सीवियर पेशेंट है, इसको कोर पल्मोनरी डेवलप हो गया है, उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए आप ट्रीटमेंट ड्रग्स जो अप्रूव्ड है प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए, नॉट रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन सेकेंडरी टू सीओपीडी। ऑब्वियसली जो प्राइमरी के लिए होगी वो यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है, तो मेनली जो टाइप जो यहाँ पे जो रिकमेंडेड है वो है डायूरेटिक्स आप यूज करते हो, ठीक है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन की जो ड्रग्स होती है वो यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है। ओके, फार्माकोथेरेपी में आगे मैं और बात करूं तो ओरल स्टेरॉइड और सिस्टमिक स्टेरॉइड की मैं बात करूं, ओनली यूज इन एक्यूट सेटिंग। गोल्ड क्या बोलता है? ओरल और सिस्टमिक कोर्टिकोस्टेरॉइड ओरल दे रहे हो या इंट्रावेनस दे रहे हो, ओनली यूज इन एक्यूट सेटिंग्स, देयर इज नो यूज इन लॉन्ग टर्म। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ साइड इफेक्ट ऑफ मसल वेस्टिंग, रेस्पिरेटरी फेल्योर एंड अदर कंडीशन लाइक ऑस्टियोपोरोसिस कैन अकर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेरॉइड जो है वो शॉर्ट मतलब लॉन्ग आप बोल सकते हो कि एक्यूट लाइक 3 to 5 डेज मैक्स आप यूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपको यूजुअली सिस्टमिक स्टेरॉइड पे नहीं जाना है। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, अजिथ्रोमाइसिन यूजुअली दे गिव, अजिथ्रोमाइसिन आप देते हो यहाँ पे, ठीक है, 250 mg पर डे। ये लॉन्ग डेज मतलब आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम 1 ईयर के लिए भी दे सकते हो, गोल्ड ये बोल रहे हैं कि 1 ईयर के लिए आप दे सकते हो। यूजुअली आपको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ देख के, यदि आपको एक्सरबेशन है वो आप कम हुए हैं एक्सरबेशन, यूजुअली फॉर्मर स्मोकर्स में रिकमेंड करता है ये, तो एक्सरबेशन वाला जो पार्ट है वो आपका जो है जिथ्रोमाइसिन कम करता है। या आप 500 mg ऑल्टरनेट डे भी दे सकते हो, जैसा पेशेंट को फिजिबल हो। नो यूज ऑफ मॉक्सीफ्लॉक्स और डॉक्सीसाइक्लिन, अदर एंटीबायोटिक का कोई यहाँ पे यूज नहीं है सीओपीडी के ट्रीटमेंट, मतलब एक्सरबेशन को कम करने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट
सेकेंडरी इन्फेक्शन है, यदि कोई आ रहा, आपने स्पुटम कल्चर करवाया है, उसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन सेंसिटिविटी आ रही है, आप दे सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट सीओपीडी एक्जिसर्बेशन या सीओपीडी डिजीज के बारे में बात कर रहा हूँ। डिजीज प्रोग्रेशन को आप समझिए ना, एक्जिसर्बेशंस कम हुई तो डिजीज प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक्जिसर्बेशन की बात हो रही है। रोफ्लोमिलास्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, PDE4 इनहिबिटर होता है, ये रिकमेंडेड है यहाँ पे, लेकिन ये इसका कोई डायरेक्ट ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन नहीं है, ठीक है। कहाँ रिकमेंडेड है? सीवियर टू वेरी सीवियर सीओपीडी विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जहाँ पे FEV1 50% से कम है, ठीक है। एनसीफेंट्रिन ये ड्यूअल इनहिबिटर होता है, PDE3 और 4 बहुत इनहिबिटर होता है। ये भी डायरेक्ट ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन नहीं होता है इसका, लेकिन थोड़ा बहुत है कि हाँ बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी और ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट होता है, लेकिन डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि रिलीवर की तरह यूज आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। इंप्रूव लंग फंक्शन एंड डिस्निया, ये यूज होता है डिस्निया के लिए। रोफ्लोमिलाज अजिथ्रोमाइसिन यूज होता है एक्जिसर्बेशन को कम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा म्यूकोलाइटिक एंटीऑक्सीडेंट लाइक NAC, N-acetylcysteine डिक्रीज एक्जिसर्बेशन, ठीक है, एंड इंप्रूव हेल्थ स्टेटस, तो ये भी यहाँ पे रिकमेंडेड है। फिर है मैनेज म्यूकस हाइपर सिक्रेशन। म्यूकस हाइपर सिक्रेशन को भी आप यहाँ पे मैनेज करना होता है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला है स्मोकिंग सिजेशन। स्मोकिंग सिजेशन के लिए जो ड्रग्स आती है वो यहाँ पे रिकमेंडेड है OPEP, दैट इज ऑसिलेटिंग एक्सपिरेटरी प्रेशर थेरेपी, OPEP, ये गोल्ड रिकमेंड करता है। नेबुलाइजेशन विद हाइपरटोनिक सलाइन, ठीक है, नेबुलाइजेशन विद हाइपरटोनिक सलाइन जो 3% 7% तक आता है। लामा आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, एग्जांपल जैसे ट्राइट्रोपियम आता है वो लामा हो गया, ठीक है, वो भी यहाँ पे सिक्रेशंस कम करता है, ठीक है। तो ट्रिपल तक आप यूज कर सकते हो, या फिर लामा यूजुअली जो लाबा ICS ले रहा होता है उसमें भी लोग यूज करते हैं, जो नाइट HS थेरेपी यहाँ पे दी जाती है, नाइट में आपको दी जाता है। ट्रिपल थेरेपी यहाँ पे रिकमेंडेड है, म्यूकस सिक्रेशन को भी यहाँ पे कम हो जाएगा, आपका ब्रोंकोडाइलेशन भी हो जाएगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी आ जाएगा ICS के कारण, तो वो यहाँ पे रिकमेंडेड है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज की। नॉन फार्माकोथेरेपी के अंदर आपका यहाँ पे स्मोकिंग सिजेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वैक्सीनेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा अपन यहाँ पे और बात करते हैं, तो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी गोल्ड बोलता है कि अदर के अंदर आपको फिजिकल एक्टिविटी हो गई, एक्सरसाइज ट्रेनिंग्स वगैरह हो गई, पल्मोनरी रिहैब हो गया और न्यूट्रिशन सपोर्ट हो गया, ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं आगे चल रहा हूँ, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की मैं आगे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ ऑक्सीजन थेरेपी की, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी, स्मोकिंग सिजेशन, वैक्सीनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑक्सीजन थेरेपी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे LTOT इसको बोला जाता है, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी या होम बेस्ड ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिकमेंड किया है, पहले 16 आवर्स था जहाँ तक मुझे याद है, अभी इन्होंने किया है कि मोर देन 15 आवर्स पर डे ऑक्सीजन फॉर क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। तो 24 आवर थेरेपी इज नॉट बेटर देन 15 आवर थेरेपी, तो 15 आवर्स ऑलमोस्ट इनफ होता है अकॉर्डिंग टू गोल्ड। 15 आवर्स आप ऑक्सीजन पर्सन ले रहा है घर पे तो वो इनफ है। तो LTOT इज सेफ फॉर क्रोनिक पेशेंट हु डू एयर ट्रेवल विद एटलीस्ट 50 mm ऑफ HGO PaO2, ठीक है। कोई एयर ट्रेवल कर रहा है उसके लिए भी LTOT रिकमेंड है अकॉर्डिंग टू गोल्ड, ठीक है। तो इंडिकेशन ऑफ LTOT में डाटा वाइज बात करूं या ABG के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं बात करूं, ठीक है, ABG, ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो PaO2 लेस देन 55 है, या बोलूं कि SaO2 लेस देन 88% है। PaO2 55 से कम है, SaO2 88% से कम आ रहा है ABG में, प्लस माइनस हाइपरकेपनिया हो भी सकता है, मतलब PCO2 आपका नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, दोनों ही सिचुएशन में आप LTOT इंडिकेटेड है। हाँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए PCO2 कि वो CO2 नार्कोसिस की तरफ जा रहा है, पेशेंट मतलब डिसोरिएंटेड हो रहा है, हेडेक की कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, और कन्फ्यूजन स्टेट में है, तो आपको फिर NIV और मैकेनिकल वेंटिलेशन में जाना होता है, उसके आगे मैं बात करूँ। नेक्स्ट है, या फिर PaO2 बिटवीन 55 to 60, पहला मैंने क्या बोला, PaO2 लेस देन 55 एंड SO2 लेस देन 88, तो आपको देना ही है, प्लस माइनस हाइपरकेपनिया। दूसरी सिचुएशन कंडीशन यहाँ पे दी गई है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है पेशेंट को, या फिर कार्डियक फेलियर में है पेशेंट, या फिर पॉलीसाइथीमिया लाइक हेमेटोक्रिट मोर देन 55% है। तो यहाँ पे PaO2 का जो टारगेट है वो क्या है, PaO2 बिटवीन 55 to 60, मतलब 60 PaO2 है तब भी आप यहाँ पे आप दे रहे हो LTOT, या फिर SaO2 88 है उससे ज़्यादा है, वहाँ पे 88 से कम था
इक्वल था, यहाँ पे ज़्यादा हुआ, इक्वल और ज़्यादा। तो टारगेट SCO2 आपका मोर देन 90% होना चाहिए, 95-97 तक भी नहीं जाना अपन को। टारगेट SCO2 यहाँ पे मोर देन 90% आपका होना चाहिए। LTOT का यूज़ ये है। तो इवेल्युएट कब करना होता है LTOT को, वो दिया गया है 60 to 90 डेज, ठीक है। तो 2 मंथ to 3 मंथ में आपको इवेल्युएट करना है ABG के थ्रू, या फिर चेक SpO2 ऑन रूम एयर। रूम एयर पे पेशेंट कितना इंप्रूव हुआ है, रूम एयर पे SpO2 मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, सेचुरेशन मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे वेंटिलेटर सपोर्ट्स की, ठीक है। वेंटिलेटर सपोर्ट्स की अपन यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो NIV सबसे पहला होता है वेंटिलेटर सपोर्ट के अंदर, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, ठीक है। तो NIV मतलब पेशेंट आपके पास में आया, थोड़ा सीरियस लग रहा है आपको। सीरियस मतलब कैसे पता करोगे, आपने ABG की, PO2 बहुत लो है, PCO2 मान लो बढ़ा हुआ है, नहीं भी हाइपरकेपनिया हो भी सकता है, नहीं भी PO2 आपका लो आ रहा है, लाइक लेस देन 55 है या उससे भी कम आ रहा है, पेशेंट मतलब ऑक्सीजन पे इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला आता है कि इंटेंसिव केयर यूनिट या ICU एडमिशन की क्या इंडिकेशन है। तो गोल्ड क्या बोलता है उसकी अपन बात करते हैं। यस, देख पा रहे हैं इंडिकेशन फॉर रेस्पिरेटरी और मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट एडमिशन। तो पहला है सीवियर डिस्निया दैट रेस्पॉन्ड इनएडिक्वेटली ऑन ऑक्सीजन थेरेपी। मैंने कहा कि ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर जो इमरजेंसी थेरेपी मतलब ऑक्सीजन थेरेपी आप दे रहे हो, ऑक्सीजन पे इंप्रूव नहीं हो रहा है, इमरजेंसी थेरेपी से इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे ICU में आप ले रहे हो उसको। चेंज इन मेंटल स्टेट, कंफ्यूजन, लेथार्जी और इवन कोमा, ऑब्वियसली कोमा तक तो आप ले ही लेते हो, इवन कंफ्यूजन लेथार्जी में भी आपको ले लेना है ताकि वो आगे CO2 उसकी ना बढ़े। तो ये जो मेंटल स्टेट है, कंफ्यूजन और लेथार्जी वगैरह है, ये किस में होती है, हाइपरकेपनिया में, ठीक है। परसिस्टेंट और वर्सनिंग हाइपोक्सीमिया, परसिस्टेंट और वर्सनिंग हाइपोक्सीमिया, यहाँ पे कितना है, PO2 लेस देन 40, LTOT वाला क्या था, लेस देन 55, थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, मतलब यहाँ पे PO2 लेस देन 40 हो गया, और सीवियर और वर्सनिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लाइक pH यहाँ पे 7.25 to 35 तक तो अपन फिर भी मैनेज कर लेंगे, 7.25 से कम हो गया तो वो आपका ICU इंडिकेशन हो गया, डिस्पाइट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन एंड नॉन इन्वेजिव थेरेपी। नॉन इन्वेजिव जो है वो आप वार्ड में भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे बाईपेप वगैरह वार्ड में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो नॉन इन्वेजिव के बाद में भी आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बढ़ता जा रहा है और वो 7.25 से pH कम हो गई है, और साथ में PaO2 आपका 40 से कम हो गया, तब है ICU एडमिशन आपको करना है। तो नीड ऑफ यहाँ पे इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन यहाँ पे हो, किसी और कारण से हो क्या पता, है ना, पेशेंट को चेस्ट इंजरी हुई हो या कोई सेरेब्रल इश्यू हो, सेंट्रल इश्यू हो, मतलब है किसी कारण से भी हो रहा है, तो वो भी डायरेक्ट एक कॉज भी है, और ये भी एक कॉज हो गया कि मैकेनिकल वेंटिलेशन में आपको लेना। हीमोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी, नीड ऑफ वैसोप्रेशर्स, यस, पहले यूज कर लिया करते थे लेकिन आजकल नीड ऑफ वैसोप्रेशर, वैसोप्रेशर मतलब जो इन्फ्यूजन से आपको देना, यूजुअली वो ICU सेटिंग्स में ही पॉसिबल होता है, उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है, क्लोज मॉनिटरिंग इसमें चाहिए होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी एक इंडिकेशन है ICU का, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं NIV। तो NIV के अंदर यहाँ पे दो तरीके से दिया गया है। पहला है ड्यूरिंग एग्जर्बेशंस, ड्यूरिंग एग्जर्बेशन आप बाईपेप आप यूज करते हो, दैट इज आप बोलते हो नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, NPPV, नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पेशेंट स्टेबल COPD है लेकिन स्लीप एपनिया है, तो आप यहाँ पे CPAP यूज करते हो, ठीक है। CPAP कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वेंटिलेशन यहाँ पे यूज करते हो। CPAP LTOT किस में यूज करता है, जो एक पेशेंट यहाँ पे जो गोल्ड ये बोलता है कि CPAP विद LTOT पे यदि पेशेंट है तो ये क्या करता है, आपका रीएडमिशंस को कम करता है और मोर्टेलिटी इन 12 मंथ को भी कम करता है, ठीक है। तो NIV की ही मैं बात करने जा रहा हूँ। तो एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए। NIV का इंडिकेशन क्या है, पहला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे PCO2 45 से ज़्यादा है और आपका pH 7.35 से कम है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ICU का इंडिकेशन क्या है, यहाँ पे PO2 40 से कम और एसिडोसिस से मतलब 7.25 से कम। अब 7.25 to 35 पे अपन चल रहे, थोड़ा अच्छा है मतलब पेशेंट, और PaO2 भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात की उन्होंने PCO2 की बात किया ना कि PaO2 की, ठीक है। तो NIV का यूज कब होता है, जब पेशेंट टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में हो, हाइपरकेपनिया उसको साथ में हो रहा है, PCO2 बढ़ रही है, ठीक है, तभी अपन NIV का यूज करते हैं, ठीक है, यूजुअली। तो यहाँ पे PCO2 कंसिडर की गई है और यहाँ पे ICU एडमिशन को यहाँ पे PO2 लो PO2 मतलब हाइपोक्सीमिया कंसिडर किया गया है, न कि हाइपरकेपनिया। ऑब्वियसली हाइपरकेपनिया भी कंसिडर होता है, देखिए इसमें जो मेंटल स्टेट वगैरह यहाँ पे कंफ्यूजन लेथार्जी वाला है, यहाँ पे हाइपरकेपनिया ही होता है, ठीक है। चलिए
तो NIV जो है उसका यूज क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है पेशेंट को, 45 से ज़्यादा PCO2 हो गई है और pH 7.35 से कम हो गई है, सीवियर डिस्निया विद क्लिनिकल साइन सजेस्टिव ऑफ रेस्पिरेटरी मसल फटीग, ठीक है, इतना सीवियर डिस्निया है कि रेस्पिरेटरी मसल फटीग हो गई है उसको, अब वो सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग और बोथ, दोनों हो, ठीक है, सच इज यूज ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सेसरी मसल का यूज कर रहा हूँ। कैसे पता करोगे आप कि वो फटीग में है या रेस्पिरेटरी मसल मतलब फटीग में आ गया है वो, या वर्क ऑफ ब्रीदिंग उसकी बढ़ गई, कैसे पता करोगे, रेस्पिरेटरी एक्सेसरी मसल से उनका यूज हो रहा है, पैराडॉक्सिकल मोशन ऑफ द एब्डोमेन हो रहा है और रिट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस है, पैराडॉक्सिकल मोशन है एब्डोमेन का और इंटरकोस्टल स्पेसेस का रिट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, मतलब पेशेंट सीवियर डिस्निया है, ये क्लिनिकल साइंस है सीवियर डिस्निया के, तो आपको NIV पे उसको लेना है। परसिस्टेंट हाइपोक्सीमिया डिस्पाइट सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी, आप ऑक्सीजन तो दे रहे हो लेकिन साथ में अब PCO2 बढ़ना आ गया और साथ में देखिए हाइपोक्सीमिया भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई जिसमें आप NIV यूज कर सकते हो, ठीक है, ये तो ही NIV की बात। अपन बात करें मैकेनिकल वेंटिलेशन कहाँ पे यूज करना है, तो अब आपका NIV के बाद MV आता है, तो मतलब NIV क्या फेल हो गया, सिंपल से याद रखिए, व्हेन NIV फेल्ड तब आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे जाना है, ठीक है, अनेबल टू टॉलरेट, पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा या फिर फेल हो गया, ठीक है, NIV से कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, पेशेंट टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा, तब आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे जाना है। तो स्टेटस पोस्ट रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट हो गया हो, डिमिनिस्ड कंसियसनेस, साइकोमोटर एजिटेशन, इनएडिक्वेट कंट्रोल बाय सिडेशन, मैसिव एस्पिरेशन और परसिस्टेंट वॉमिटिंग उसको हो रही हो, ठीक है, एस्पेस्ट कर गया तो मैकेनिकल वेंटिलेशन में आपको लेना पड़ेगा, उसको बेहोश करना पड़ेगा, बेहोश करेगा तो फिर वॉमिटिंग नहीं होगी। परसिस्टेंट इनेबिलिटी टू रिमूव रेस्पिरेटरी सिक्रेशन नहीं रिमूव हो पा रहे, आप मैकेनिकल वेंटिलेशन पे राइस ट्यूब डाली या फिर डायरेक्ट RT से भी आप जो सिक्रेशन जो रिमूव कर रहे हो, राइस ट्यूब से आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है। सीवियर वेंट्रिकुलर और सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया, अब कार्डियक साथ में इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो गया है, लाइफ थ्रेटनिंग हाइपोक्सीमिया इन पेशेंट अनेबल टू टॉलरेट NIV, ठीक है, हाइपोक्सिया बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है और NIV में टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो दीज आर द इंडिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है, ओके। तो अदर नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के अंदर अपन आगे बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यस। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, क्रोनिक म्यूकस प्रोडक्शन, एक्जिसर्बेशन एंड डिस्निया, ठीक है, तो सिम्टम कौन कौन से हैं, म्यूकस प्रोडक्शन, एक्जिसर्बेशन एंड डिस्निया, साथ ही इन्होंने डिसऑर्डर और आपको क्या है वो मतलब, ठीक है, आपका डायग्नोसिस क्या होगा, और साथ में सर्जिकल एंड ब्रोंकोस्कोपिक इंटरवेंशन पे अपन जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने फार्माकोलॉजिकल बात करी, नॉन फार्माकोलॉजिकल बात करी, अब अपन सर्जिकल पे चल रहे हैं, ठीक है, चलिए। तो म्यूकस प्रोडक्शन अच्छा खासा है, तो मेनली उसको अपन ब्रोंकाइटिक पिक्चर मतलब ब्रोंकाइटिक टाइप ऑफ आप COPD में रखते हो। एक्जिसर्बेशन और डिस्निया है तो मेनली आपको यहाँ पे बुल्ला एम्फाइसीमा ये सब आपको नहीं रखना होता। इतना तो आपको पता है कि म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेफिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 3 मंथ कंटिन्यू पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी है, म्यूकस प्रोडक्शन है और वो 2 सक्सेसिव ईयर्स के लिए है, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपका डायग्नोसिस बनता है, जो COPD का ही एक मतलब बोल सकते हो पार्ट है। और यहाँ पे एम्फाइसेमेटस वाला पार्ट आगे इसमें एक्जिसर्बेशन और डिस्निया होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आ रहा है नाइट्रोजन क्रायो स्प्रे और रियोप्लास्टिक, ठीक है, नाइट्रोजन क्रायो स्प्रे और रियोप्लास्टिक। यहाँ पे अपन बात करें तो टारगेटेड लंग डिनर्वेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। खाली पेशेंट को मेनली एक्जिसर्बेशंस बार बार हो रहे, डिस्निया उतना नहीं है, बोला सांस में दिक्कत नहीं होती, लेकिन अचानक मेरे इसको दिक्कत होती है ज़्यादा कि मुझे एडमिट होना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे है डिस्निया कंटिन्यू है, तो यहाँ पे इनकी अपन आगे बात करेंगे अच्छे से, बुलेक्टमी क्या होती है, EBV क्या होती है, ये सब क्या होता है वो मैं आगे थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। तो एम्फाइसीमा की अपन बात कर रहे हैं, सर्जिकल इंटरवेंशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एम्फाइसीमा प्रीडोमिनेंट फिनोटाइप विद हाइपरइन्फ्लेशन पेशेंट को है, ठीक है। सबसे पहले लार्ज बुल्ला, तो इसके लिए बुलेक्टमी आप करते हो, तो क्या है बुल्ला मतलब एक लंग को अफेक्ट मेनली कर रहा है, या एक लोब में है या फिर एक पूरे लंग में है, लेकिन दूसरा लंग जो है वो ऑलमोस्ट हेल्दी है, तो आप यहाँ पे बुलेक्टमी पे जा सकते हो। लार्ज बुल्ला नहीं है, खाली एम्फाइसीमा है। अब हेट्रोजीनस और होमोजीनस क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझ लेना। एक जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो होमोजेनस का मतलब हो गया कि ऑल 3 लॉब्स जो है, जैसे राइट साइड में 3 लॉब्स है, लेफ्ट साइड में 2 लॉब्स है, जितने भी लॉब्स एक साइड लंग की मैं बात कर रहा हूँ वो लगभग सारे के सारे अफेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि एक लॉब में है दूसरा ऑलमोस्ट नॉर्मल सा है, ठीक है, क्योंकि एम्फाइसीमा की एक लोकेशन होती है, ठीक है, कॉमन जो लोकेशन होती है वो एम्फाइसीमा की वो अपर लॉब्स होती है,
ठीक है। लोअर लोब्स इजीली नहीं होती, लेकिन पेन जो जो बुलस डिजीज मेनली होती है वो लोअर लोब्स में ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसको अपन पेन एम्फाइसीमा जिसको बोलते हैं, पेन जो जो होता है पेन जो पेन एसिना जिसको अपन बोलते हैं, पेन एसिना टाइप का। हेट्रोजीनस तो मैं थोड़ा और मैं आपको थोड़ा डेप्थ में बताऊं, होमोजेनस एम्फाइसीमा का मतलब क्या होता है। होमोजेनस एम्फाइसीमा का मतलब इतना सा है कि यहाँ पे जो एम्फाइसीमा डिस्ट्रक्शन स्कोर है, क्या होता है एम्फाइसीमा डिस्ट्रक्शन स्कोर, ठीक है, वो लेस देन 15% है, उसमें डिफरेंस इन टारगेट एंड इप्सिलेटर अदर लोब। जैसे अपर लोब में अपन बात करें कि उसमें एम्फाइसीमा आपने देखा उसमें डिस्ट्रक्शन स्कोर कितना है, और जो लोअर लोब राइट साइड में लोअर लोब में डिस्ट्रक्शन स्कोर में 15% से कम का डिफरेंस है, तो आप इसको होमोजेनस एम्फाइसीमा बोल देते हो। ज़्यादा कहे तो आप उसको हेट्रोजेनस बोलते हो, ठीक है। इसके बाद अपन दो चीज और देखते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोलेटरल वेंटिलेशन सीवी और एफआई इज फिशरल इंटेग्रिटी लेस देन 90% बाई HRCT। तो ये HRCT से आपको देखना होता है फिशरल इंटेग्रिटी और कोलेटरल वेंटिलेशन, इसका भी एक मेथड होता है। आपको खाली समझना है, खाली याद रखना, अपने काम का नहीं। मेनली ये पेशेंट जो CTVS सर्जन वगैरह होते हैं उनके लिए काम का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्जिकल पार्ट खाली अपने नाम में याद रखना है अपन को क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो फिशरल इंटेग्रिटी है FI+, चाहे होमोजिनस हो चाहे हेट्रोजिनस हो FI+, ठीक है। फिशरल इंटेग्रिटी है तो ही आपको EBV, ये आपको कुछ नाम याद रखना है, ठीक है। EBV का मतलब यहाँ पे हो गया एंडोब्रोंकियल वॉल, ठीक है, एंडोब्रोंकियल वॉल, ठीक है। तो एंडोस्कोपिक लंग वॉल्यूम रिडक्शन ELVR, एंडोस्कोपिक लंग वॉल्यूम रिडक्शन, ये सर्जरी है, एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर ही आपका आता है EBV, ठीक है, एंडोब्रोंकियल वॉल, ठीक है, LVRC, ठीक है। लंग वॉल्यूम रिडक्शन कोयल, C मतलब यहाँ पे कोयल है, S मतलब यहाँ पे सर्जरी है, ये याद रखना है, थोड़ा डिफरेंस आपको कंफ्यूजन ना हो। तो C मतलब कोयल, लंग वॉल्यूम रिडक्शन कोयल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर VA वेपर एब्लेशन, ठीक है, CO2 नाइट्रोजन एब्लेशन वगैरह यहाँ पे यूज होती है, वो यहाँ पे यूज करते हो। तो ये तीनों मेथड आपके ELVR में आ रहा है। ELVR मतलब एंडोस्कोपिक लंग वॉल्यूम रिडक्शन खाली किया है उन्होंने, ठीक है। ये काम नहीं हो पा रहा, देखो यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा, ठीक है, ये या तो लंग ट्रांसप्लांट आ गया, LVS भी नहीं हो पा रहा, तो आपको ये याद रखना है कि ELVR मतलब तीनों मेथड, बहुत सारे मेथड्स आपने यूज कर लिए, फिर भी नहीं हो, देन आपको जाना है LVRS पे। LVRS ऑल 4 कैटेगरी के अंदर LVRS आ रहा है, ठीक है, लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, ठीक है। आपको लंग वॉल्यूम ही मतलब लंग ही हटा रहे हो आप यहाँ से, ठीक है। तो पूरा लंग नहीं हटाना, यहाँ न्यूमेरेक्टमी की बात नहीं हो रही, खाली थोड़ा सा पार्ट जो है वो हटाया जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन करे सर्जरी, रिडक्शन मतलब लंग वॉल्यूम थोड़ा कम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट इज नॉट कैंडिडेट फॉर बुलेक्टमी, ELVR और LVRS किसी का भी कैंडिडेट नहीं है, देन यू लास्ट रिसोर्ट इज लंग ट्रांसप्लांट, ठीक है, लंग ट्रांसप्लांट। ओके, तो ये है जो बचा हुआ पार्ट था, सर्जिकल पार्ट था, वो मैंने कवर कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है एक्जिसर्बेशन, उसके टाइप्स और कैसे ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि मुझे बनाना है तो मैं वीडियो बनाऊंगा उस बारे में, एक छोटा सा जो सेगमेंट है। तो ECOPD इज डिफाइंड एज एन इवेंट कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज डिस्निया और कफ एंड स्पुटम प्रोडक्शन, ठीक है, डेट वर्सन इन लेस देन 14 डेज। ये टाइमिंग आपको याद रखना, ठीक है, लेस देन 14 डेज में ये वर्सनिंग हो रही है, ये सब हो रहे हैं, उसको मतलब डिस्निया ज़्यादा हो गया, कफिंग ज़्यादा हो गई और स्पुटम प्रोडक्शन बढ़ गया। कितने दिनों में पेशेंट बोलेगा ये विदिन 14 डेज है, तो आप उसको ECOPD बोलते हैं, ठीक है। विद मे बी accompanied by tachypnea or tachycardia and often associated with increased local or systemic complaints, ठीक है, सिस्टमिक कंडीशंस, ठीक है, बाय इन्फ्लामेशन, पोल्यूशन और अदर इनहेलेशन ऑफ एनी एजेंट थ्रू द एयरवेज। तो एयरवेज में कुछ भी जा रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो एक्सर्बेशन मेनली माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसका ट्रीटमेंट भी होता है। माइल्ड है तो आप घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, एंटीबायोटिक्स वगैरह आप देते हो। यदि उल्टी पे पेशेंट है तो ऑक्सीजन के लिए बोल दो, नेबुलाइजेशन वगैरह के लिए बोल दो। मॉडरेट है और मॉडरेट और सीवियर यूजुअली हॉस्पिटल के हिसाब से एडमिशन ट्रीटमेंट एडमिट होके पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो वही सेम
ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, मैक्सिमम ट्रीटमेंट दे रहे हो, नहीं हो पा रहा तो आपको मैं NIV पे पेशेंट को लेना है, उसके बाद मैकेनिकल वेंटिलेशन पे नास्ट है जो रिसोर्ट है वेंटिलेशन पे पेशेंट को लेना होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ COPD। ठीक है, कुछ भी लग रहा है कि आपको और कुछ पता है, कुछ सीखना है, कुछ अलग से कोई और इसमें कुछ बच गया है, वो भी मैं देख लूँगा, होगा तो मैं एक वीडियो और बना दूँगा। थैंक यू।